हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे एचपीएस मेंस पीवाईक्यूज। ना ये जो पीवाईक्यूज है 2024 से लेकर 2016 तक आपको देखने को मिलेंगे। सोसाइटी के क्वेश्चंस किस तरह से चेंज हुए हैं, क्या डायनामिक्स चेंज हुए हैं, उसको भी हम रीड करने की कोशिश करेंगे। एंड जितना भी हम पीवाईक्यूज पढ़ेंगे इट वुड बी थीम वाइज, राइट। सो जैसे 2024 से हम स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी थीम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट वी विल एड्रेस, एंड बेसिकली किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा ये भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल बी स्टार्टिंग विद दिस सेशन। सो सबसे पहले हम 2024 पे मूव करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल आंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले उसे जाने से पहले विल बी स्टडिंग द सिलेबस, क्योंकि देखो आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलमोस्ट लाइक 99% ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। सो सिलेबस आपका छोटा सा है, लेकिन उसके डायमेंशंस को किस तरह से आपने कवर करना है दैट वी विल बी डिस्कसिंग, राइट। सो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये जीएस पेपर 1 में देखने को मिलता है, यूनिट 3 सब यूनिट 1। ना बेसिकली सबसे पहला टॉपिक आपका है दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन सोसाइटी से, एंड इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से पूछा गया था कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आपको इंडियन सोसाइटी पे क्या देखने को मिलता है। सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन एज अ टर्म ये कहीं पर भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी दिया हुआ है तो उस पर जो भी इंपैक्ट्स होंगे, चाहे रिलीजियस इंपैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कम्युनलिज्म का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, चाहे रीजनलिज्म देखने को मिलेगा, वो बेसिकली इसी टॉपिक में मर्ज हो जाएगा, राइट। टॉपिक 2 जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थीम आपकी सोसाइटी में बनती है वो यही वाली बनती है। सो आप देख सकते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आज तक पूछे गए हैं। टॉपिक 3 हमारा बनता है दैट इज विमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस। 4th चाइल्ड राइट्स एंड राइट टू एजुकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो आपका टॉपिक 2 और टॉपिक 3 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक 5 की बात करते हैं तो राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, सो पीडब्ल्यूडीज की बात की गई है, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहूं तो आपका टॉपिक 2 सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक 3 आपका विमेन से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर आता है आपका टॉपिक 1, उसके बाद टॉपिक 5 एंड टॉपिक 4। क्लैरिटी है। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद 2024 मेंस क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो टॉपिक 2 में आपको देखने को मिलता है। सो टॉपिक 2 इज सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हिच इंक्लूड्स फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द फिनोमेना ऑफ राइजिंग रिलीजियोसिटी इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। नाउ कैन यू सी द डायनामिक्स। यहां पर क्वेश्चन किस पे पूछा गया, रिलीजन पे पूछा गया। अब थीम यही बनेगी, रिलीजन के अंडर आएगा, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि जो आजकल आपको राइजिंग रिलीजियोसिटी देखने को मिल रही है, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो आपको बनते हुए दिख रहे हैं, जो यहां पर सोसाइटी शिफ्ट कर रही है रिलीजन की तरफ, उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इट इज करंट ओरिएंटेड। अब आप बोलो कि यहां पर हमने स्टैटिक से पढ़ा हो, नहीं, रिलीजन के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो तो आपको देखने को मिलेगा स्टैटिक में, लेकिन जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी क्रूशियल। तो 2023 के बाद आपको ऐसा देखने को मिला है कि जो सोसाइटी के क्वेश्चंस है वो काफी डायनेमिक इन नेचर होंगे, राइट। सो वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को लिखना है, अप्रोच कैसे करना है। सो बेसिकली यहां पर जो दो डायरेक्टिव्स यूज हुए हैं दैट इज अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। सो बेसिकली आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, आपको एनालाइज भी करना है। सो अंडरस्टैंड की अगर बात करते हैं तो आपको यहां पर डिफाइन करना है कि किस तरह से राइजिंग रिलीजियोसिटी आपको देखने को मिली है इन द 21st सेंचुरी। एनालाइज की अगर बात करते हैं तो बताइए क्यों रिलीजियोसिटी बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डायमेंशंस आप देख सकते हैं। नाउ व्हाट टू अवॉइड, देखो ये कोई प्योरली डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं होना चाहिए, यहां पर आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताना है, मतलब ऐसे कॉजेस बताने हैं जिसकी वजह से राइजिंग रिलीजियोसिटी आपको देखने को मिल रही है। दूसरा, अवॉइड अ नैरो एंड अ वन डायमेंशनल अप्रोच। सिर्फ एक डायमेंशन को अप्रोच मत करो कि आपने सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर लिख दिया, नहीं, आपको पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक, सोशल सारे इंपैक्ट्स लिखने हैं, राइट। ऐसे ही अवॉइड एथनोसेंट्रिसिज्म और बायस, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप एक रिलीजन को कोट मत करो जब आप एग्जांपल्स दे रहे हो
क्योंकि सोसाइटी के क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाते हैं, आपको एग्जाम्पल्स दिखने ही होते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक रिलीजन पे फोकस मत करो, मल्टी रिलीजन पे फोकस करो, बेसिकली एग्जाम्पल्स बहुत सारे रिलीजन से कोट करके दो, राइट। ऐसी स्कोप की अगर बात करते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि राइजिंग रिलीजियोसिटी कैसे हो रही है, ग्लोबल और इंडियन डायमेंशंस दे सकते हो, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस फिनोमिना को लीड कर रहे हैं, क्या नेगेटिव इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो आप लिख सकते हैं, जैसे प्यू रिसर्च, सर्वेज, डेटा आप यहां पर कोट कर सकते हैं, कुछ जो केस स्टडीज हैं वो आप यहां पर कोट कर सकते हैं, राइट। सो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि अगर आप यहां पर अपने आंसर में जो एग्जाम्पल्स हैं या डेटा कोट नहीं करोगे तो आपको एक बिलो एवरेज नंबर ही मिलेंगे, राइट। सो अगेन, रिलीजियोसिटी अंडरस्टूड एज द इंटेंसिटी ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। सो बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। Yet in the globalized world, religiosity is resurging in the diverse forms में ये rise हो रही है। कैसे? ड्राइवर्स क्या हैं? सबसे पहले आइडेंटिटी एंड कल्चरल असर्शन। जब भी किसी रिलीजियस सोसाइटी को आइडेंटिटी क्राइसिस फील होगा तो वो रिलीजन की तरफ भागेंगे। राइजिंग रिलीजियोसिटी आपको इसी की वजह से देखने को मिल रही है। सो आप देख सकते हैं, इन अ होमोजेनाइजिंग ग्लोबल कल्चर रिलीजन इज यूज्ड एज अ मार्कर ऑफ आइडेंटिटी। सो जैसे इस्लामिक रिसर्जेंस आपको वेस्ट एशिया में देखने को मिला, हिंदू कल्चरल असर्शन आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म आपको ईस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है। सो ऐसी एंग्जाइटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनसिक्योरिटी भी हुई है, पैंडेमिक्स बढ़ गए हैं, टेररिज्म बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, एंग्जाइटीज देखने को मिल रही है। तो अगेन बंदा कहां जाता है, दैट इज टू द शेल्टर ऑफ रिलीजन, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स आप यहां पर कोट कर सकते हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, अब पॉलिटिकल लेवल पे भी अगर हम देखते हैं तो राइटिस्ट पार्टीज आपको देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपको राइजिंग रिलीजियोसिटी देखने को मिल रही है। तो पॉलिटिकल डायमेंशन ऐसे हैं जिसकी वजह से रिलीजन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, अब जैसे सिख गुरुद्वाराज आपको कनाडा में कॉमनली देखने को मिलते हैं, मॉस्क्स आपको यूरोप में देखने को मिलते हैं, इस्कॉन टेम्पल्स आपको पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पे देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर रिलीजन का राइज आपको देखने को मिल रहा है। डिजिटल एज की वजह से अब अगर हम बात करते हैं, जो सोशल मीडिया है वो एम्पलीफाई कर देता है रिलीजियस डिस्कोर्स। तो अब ये एनालिसिस करना है, अब आपने एनालिसिस करना मतलब आपको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, राइट। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, मॉरल और एथिकल कंपास इंक्रीज हुआ है, सोशल कोहेजन इंक्रीज हुई है, जैसे जो एनजीओज हैं, फेथ बेस्ड एनजीओज हैं, वो एक तरह से काफी ज्यादा कारगर रहे, स्पेशली जब हम कोविड-19 की बात करते हैं। कल्चर को प्रिजर्व रखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेगेटिव डायमेंशंस की अगर बात करते हैं तो फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को मूव किया है, पोलराइजेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस आपको देखने को मिला है, कमर्शलाइजेशन हो गया, अब डिजिटल फेथ आपको देखने को मिल रहा है, यूट्यूब खोलो आपको सारे रिलीजियस अफेयर्स देखने को मिलते हैं, तो कमोडिटाइजेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ फेथ इज अ नेगेटिव अप्रोच एंड देन यू कैन कंक्लूड, ठीक है। तो एनालिसिस में आपको दोनों डायमेंशंस दिखने होंगे, द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव। नाउ 2024 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो एक्चुअली में अगेन इसी थीम से पूछा गया है। इट वाज बेस्ड ऑन किनशिप एंड सिटीजनशिप। नाउ किनशिप एज अ वर्ड आपके टॉपिक 2 में देखने को मिलता है। सो अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन किनशिप एंड सिटीजनशिप is a must to create a system of culture of transparency and corruption free society. Do you agree with this statement? Substantiate your arguments with suitable examples. Now क्वेश्चन में डिफाइन ही कर दिया है कि आपको एग्जाम्पल्स के साथ ही कोट करना है। देखो किनशिप का मतलब होता है जब आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को देखते हैं ना, उन्होंने बोला है किनशिप और सिटीजनशिप में एक डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, तभी हम एक ट्रांसपेरेंट सोसाइटी बना पाएंगे। नहीं तो क्या है, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में भी आपको क्या देखने को मिलता है कि पॉलिटिक्स में एंट्री कौन लेता है, जो अपने परिवार के होते हैं, जिसको बोलते हैं नेपोटिज्म ना। नेपोटिज्म अगर किनशिप इंक्रीज होगा तो नेपोटिज्म इंक्रीज होगा, क्या ट्रांसपेरेंट सोसाइटी हो पाएगी? नहीं। इसीलिए हमें किनशिप और सिटीजनशिप में दोनों में फर्क रखना चाहिए, ठीक है। सो अगेन वही आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डू यू अग्री, सब्सटैंशिएट, ये कीवर्ड्स बन जाते हैं। तो आपको बेसिकली किनशिप और सिटीजनशिप से डिफाइन करना है, और किनशिप का रोल कैसे फोस्टर करता है नेपोटिज्म और करप्शन को, और कैसे सिटीजनशिप इनहैंस करता है ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिवनेस, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप इंट्रोडक्शन आराम से पढ़ सकते हैं। एंड इवेंचुअली प्रॉब्लम क्या है, अगर हम किनशिप डोमिनेटेड सिस्टम्स की तरफ जाएंगे
तो आप देख सकते हैं नेपोटिज्म और क्रॉनिज्म बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे पॉलिटिकल डायनेस्टीज इन इंडिया, 30% ऐसे एमपीज आपको देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली में पॉलिटिकल फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। सो अगेन डेटा के साथ आपने कोट किया है। ऐसे ही सरपंच पति आपको देखने को मिलता है जो प्रैक्टिस शो करता है किनशिप के लिए। पेट्रोनेज और करप्शन आपको देखने को मिलेगी, जैसे पाकिस्तान की जो भुट्टो और शरीफ डायनेस्टीज हैं वहां पर जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रायोरिटाइज करता है कुछ फैमिली बिजनेसेस। ऐसे ही एक्सक्लूजन और इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी ना। केस स्टडी जैसे अफ्रीकन स्टेट्स, एग्जाम्पल कीनिया की अगर बात करते हैं तो क्लैन बेस्ड पॉलिटिक्स आपको वहां पर देखने को मिलती है। सो नेगेटिव एस्पेक्ट है अगर हम किनशिप को बढ़ाएंगे। ऐसे ही क्या इंपॉर्टेंस है सिटीजनशिप की। सो किनशिप को अलग रखना चाहिए, सिटीजनशिप को बढ़ाना चाहिए। बेसिकली वो इक्वालिटी ऑफ लॉ लेके आएगा। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको देखने को मिलेगा, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मेरिटोक्रेसी पे आप प्ले कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलता है, कोई वहां पर नेपोटिज्म देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे पोस्ट जेनोसाइड 1994 में रवांडा में हुआ, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है सिटीजनशिप आइडेंटिटी ओवर एथनिक किनशिप को चूज किया गया। ऐसे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है दे आर रैंक्ड टॉप इन द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सो बेसिकली ये एम्फसाइज करते हैं किस पे, इक्वल सिटीजनशिप पे। सो इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि हाँ यहां पर जो सिटीजनशिप है उसको प्रमोट करना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब 2024 का ही क्वेश्चन है, टॉपिक 3 से क्वेश्चन पूछा गया है विच इज विमेन। ना विमेन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, डू यू थिंक a healthier and proportional representation of women in decision making bodies will ensure a more just and equitable society? Substantiate your arguments with suitable examples. Now can you see आपसे examples पूछे जा रहे हैं, जहां पर क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे आपको वहां पर एड्रेस करना ही है। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं लिख के आएंगे तो इवेंचुअली आपके मार्क्स कट जाएंगे उसके लिए, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर डू यू थिंक और सब्सटैंशिएट क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो बेसिकली आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन और जस्टिस और इक्वालिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, पॉजिटिव पॉइंट्स और चैलेंजेस डिस्कस कर सकते हैं और एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, जैसे इंडिया में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है जो पास हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 33% रिजर्वेशन दे रखी है, उसके बारे में आप यहां पर बात कर सकते हैं विद एग्जांपल्स, ठीक है। सो अगेन अगर हम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर की बात करते हैं कि इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो पहला क्या है, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी और इक्वालिटी आपको देखने को मिलती है। पॉलिसी सेंसिटिविटी है एंड इंक्लूसिविटी आज आपको देखने को मिलेगी, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमने 33% रिजर्वेशन करी, इसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि जहां पर भी जो सरपंच है वो वुमेन है, वहां पर आपको इक्वल एक्सेस देखने को मिल रहा है ड्रिंकिंग वाटर में, रोड्स में और स्कूल्स में। ब्रेकिंग पैट्रियार्की एंड रोल मॉडलिंग, जैसे इंदिरा गांधी आपको देखने को मिलता है एक तरह से रोल मॉडल बनी, ऐसे ही बेटर गवर्नेंस और आउटकम्स देखने को मिले हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 40 to 45% विमेन एमपीज हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है करप्शन फ्री सोसाइटी देखने को मिलती है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में भी इनके रैंक्स काफी ज्यादा हाई है ना। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले टोकनिज्म ना। बेसिकली टोकनिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई आप इनको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ एक टोकन प्रोवाइड कर रहे हो, इससे एसेंशियली आप एम्पावरमेंट नहीं कर रहे। जैसे हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 33% रिजर्वेशन तो दिया, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो सरपंच विमेन बनी भी हुई हैं वहां पर आपको सरपंच पतिज्म देखने को मिलता है। सो टोकनिज्म है, टोकनिज्म एंड प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स आज भी आपको देखने को मिलते हैं। इंटरसेक्शनल एक्सक्लूजन है, जैसे स्पेशली जब हम दलित विमेन की बात करते हैं तो दलित विमेन आज भी एक्सक्लूडेड है ना, तो यहां पर आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे विमेन रिजर्वेशन एक्ट अगर हम बात करते हैं तो ये मैंडेट करता है 33%। रवांडा का एग्जांपल दे सकते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज का एग्जांपल दे सकते हैं, राइट। सो सिंपल क्वेश्चंस थे बट दे वर डायनेमिक इन नेचर। बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस अब आप उम्मीद मत कीजिए, राइट। आपको डायनेमिसिटी देखने को मिलेगी, आपको करंट अफेयर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। टॉपिक्स थीम्स वही रहेंगे, ये थीम्स 5 हैं, इन 5 थीम्स में से ही आपको देखने को मिलेगा। बट अगेन आपको किस पे कोशिश करनी पड़ेगी, आपको करंट अफेयर्स की तरफ लीन करना पड़ेगा, राइट। 2023 पे मूव करते हैं। अगेन टॉपिक 2 से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे द थीसिस दैट द रूरल इज अबाउट कास्ट एंड अर्बन इज अबाउट क्लास इज टू सिंपलिस्टिक, गिव योर व्यूज ऑन द स्टेटमेंट। ना क्वेश्चन अच्छा है, उन्होंने पूछा है कि बेसिकली जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ भाई रूरल एरियाज में ना कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड है, अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं है। और अर्बन एरियाज में आपको क्या देखने को मिलती है, क्लास डिस्टिंक्शंस।
पुअर, रिच, मिडिल क्लास में आपको डिस्टिंक्शन देखने को मिलती है, बट ये बहुत सिंपलिस्टिक है, ऐसा नहीं। इवन रूरल एरियाज में आपको क्लास डिस्टिंक्शंस भी हैं, ऐसे ही अर्बन एरियाज में कास्ट डिस्टिंक्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है। सो अगेन आप देख सकते हैं स्कोप में आप लिख सकते हैं कि रूरल और क्लास का कैसे अर्बन टेक्स्ट आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, कैसे कास्ट इन अर्बन और क्लास इन रूरल ओवरलैप कर रही है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं जैसे एम एन श्रीनिवास हो गया, ऐसे ही एंड्रे बैस्टल के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगेन एग्जाम्पल्स यहाँ से कोट कर सकते हैं। सो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट एंड क्लास आर द टू की एक्सेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ना बेसिकली अगर हम रूरल एंड कास्ट लिंकेजेस की बात करते हैं, अब ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। इवन आज भी आपको ज्यादातर सरपंच जो देखने को मिलते हैं वो कौन सी डोमिनेंट कास्ट ग्रुप से देखने को मिलते हैं, तो पावर एंड पॉलिटिक्स में आज भी इनका बोलबाला है। ऐसे ही रूरल स्ट्रैटिफिकेशन में चेंजेस कैसे आए, क्योंकि क्लास डिफरेंशिएशन विद इन द कास्ट एग्जिस्ट करती है। जैसे रिच वर्सेस पुअर फार्मर्स ऑफ द सेम कास्ट, है कास्ट सेम ही लेकिन वहां पर भी क्लास में डिस्टिंक्शन है। अगर सेम कास्ट में बिलोंग करते हैं वहां पर भी डिस्टिंक्शन करी हुई है रिच और पुअर, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अर्बन और क्लास लिंकेजेस, अब क्लास की स्ट्रैटिफिकेशन आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है, लेकिन आज भी कास्ट एक ट्रू फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे परसिस्टेंस ऑफ कास्ट इन अर्बन लाइफ, स्पेशली जब हम मैरिजेस की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में भी आपको देखने को मिलता है कास्ट बेसिस पे मैरिजेस की जाती हैं। आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कास्ट सेग्रीगेशन एग्जिस्ट करती है। दो धीरे धीरे करके ये जो बाउंड्रीज हैं कास्ट और क्लास की, ये इंटरसेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन ऑफ कास्ट, एग्जाम्पल कास्ट एसोसिएशंस इन सिटीज आपको देखने को मिलती हैं, जैसे अग्रवाल सभाज या तमिल संगम्स। तो वहां पर आपको देखने को मिलता है जो डोमिनेंट कास्ट है वो आज भी कास्ट के बेसिस पे सेग्रीगेशन हो रहा है, अर्बन एरियाज में हो रहा है, राइट। ऐसे क्लास विद इन कास्ट, सो कास्ट सेम कास्ट के हैं लेकिन उसमें भी क्लासेस बन चुकी हैं। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी है, जैसे केस स्टडीज आप देख सकते हैं अर्बन कास्ट परसिस्टेंस मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं जहां पर जैसे शादी.com हो गया जहां पर कास्ट फिल्टर्स आज भी लगे हुए हैं। रूरल क्लास इमर्जेंस आपको देखने को मिल रही है। ऐसे अर्बन दलित मूवमेंट्स, सो जैसे भीम आर्मी इन उत्तर प्रदेश। सो अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कास्ट और क्लास की इंटरसेक्शनैलिटी हो रही है, चाहे हम अर्बन की बात करें चाहे हम रूरल एरियाज की बात करें। क्लैरिटी है? देन यू कैन राइट द कंक्लूजन, राइट। सो अगेन क्वेश्चंस बहुत डायनेमिक हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक 2 से ही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी इवन इन द रूरल एरियाज इज गेटिंग न्यूक्लियराइज्ड, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर इट। ना दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। उन्होंने ये कहा है कि रूरल एरियाज में भी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज हो रहा है, रीजंस बताइए, ठीक है। सो अगेन आप स्टार्ट कहां से कर सकते हैं कि भाई जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, किससे कैरेक्टराइज होता है और न्यूक्लियर फैमिलीज क्या है। ना बेसिकली मेन रीजंस क्या है न्यूक्लियराइजेशन के इवन इन द रूरल एरियाज। पहला देखते हैं इकोनॉमिक चेंजेस एंड लैंड फ्रैगमेंटेशन। ना लैंड फ्रैगमेंटेशन की वजह से आप देख सकते हो न्यूक्लियराइजेशन हुआ है। ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइग्रेशन हुआ है। इवन एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस आई है और अवेयरनेस की वजह से आपको देखने को मिला है कि रूरल एरियाज में अब न्यूक्लियराइजेशन हो चुकी है। ऐसे ही डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, तो जो जर्मानी सिस्टम जो एग्जिस्ट करता था उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से जो फैमिलीज हैं वो स्प्लिट हो गई। ऐसे ही लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको देखने को मिलता है, सो इट गेव डॉटर्स द इक्वल राइट्स, इसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियराइजेशन बढ़ी है। चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, अब डिजायर है किसकी, प्रिवेसी की, तो प्रिवेसी के डिजायर की वजह से आपको देखने को मिल रहा है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज हुआ है। ऐसे ही स्टेट एंड वेलफेयर फंक्शंस, ऐसे ही विमेन एम्प्लॉयमेंट और ऑटोनॉमी बढ़ गई है जिसकी वजह से दे वांट टू स्प्लिट फ्रॉम द जॉइंट फैमिलीज, इसकी वजह से आपको देखने को मिला है कि हाँ यहाँ पर न्यूक्लियराइजेशन हुई है। इवन डेटा आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एवरेज हाउस होल्ड साइज इन इंडिया इज डिक्लाइन फ्रॉम 5.5 टू 4.8, ठीक है। ऐसे ही NFHS 5 की बात करते हैं तो शोज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ न्यूक्लियर हाउस होल्ड इन यूपी, ठीक है। ऐसे ही सोशियोलॉजिस्ट अगर हम MN श्रीनिवास की बात करते हैं, पॉइंटेड टू वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन वीकनिंग द ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर। क्लैरिटी है? ऐसे ही 2023 का आपको टॉपिक 5 से क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि डिफरेंटली एबल्ड से है। सो डिस्कस द रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन मेकिंग द पब्लिक स्पेसेस disability friendly and suggest new ways of facilitating their movement and participation in public. Again a simple question but हाँ करंट अफेयर से ओरिएंटेड आपको देखने को मिलता है। सो अगेन आप फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम सेंसस 2011 की बात करते हैं तो 2.68 करोड़ पर्संस आर डिफरेंटली एबल्ड।
ना रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, जिसको हम सुगम्य भारत अभियान बोलते हैं। ऐसे ही राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की बात की गई है, जहां पर डिसेबिलिटी कैटेगरीज को बढ़ा दिया गया है, पहले 7 थी अब 21 कर दी गई हैं। रिजर्वेशंस भी बढ़ा दी गई हैं। ऐसे ही हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस आपको स्पेस स्टैंडर्ड्स फॉर बैरियर फ्री बिल्ट एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। इंडियन रोड्स कांग्रेस गाइडलाइंस दी गई हैं। सुगम्य पुस्तकालय आपको देखने को मिलता है। ऐसी एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। एंड इलेक्शन कमीशन इनिशिएटिव्स जैसे ब्रेल इनेबल्ड ईवीएम्स को लाया गया है। अब ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। सो पहला पार्ट यही था। अब सजेशंस बतानी है आपको कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। पहला, यूनिवर्सल डिजाइन करो जिससे कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को हम ट्रूली फुलफिल कर सकें। ऐसे स्मार्ट मोबिलिटी सोल्यूशंस होने चाहिए। कम्युनिटी एंड लोकल गवर्नेंस को बढ़ाया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस करी जाए, एंड इवेंचुअली इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बट डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब करंट अफेयर से आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम 2021 पे मूव करते हैं। तो 2021 में टॉपिक 1 से क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स हेल्प इन अचीविंग स्ट्रॉन्गर यूनिटी, एक्सप्लेन विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगेन देखो क्वेश्चन इजी है, नॉट वेरी टफ बट डायनेमिक है। ठीक है, सो अगेन आपको स्टार्ट कहां से करना है कि डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और हमारे देश को तो कहा ही जाता है दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो कैसे सेलिब्रेशंस ऑफ डाइवर्सिटी क्रिएट्स यूनिटी। पहले शेयर्ड फेस्टिवल्स। अब मान लो ईद है, दिवाली है, हर कोई सेलिब्रेट करता है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शेयर्ड फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस। एग्जाम्पल गणेश चतुर्थी, पॉपुलराइज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, आज भी हर रीजन, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हर रीजन में आपको पॉपुलराइज होता हुआ दिखता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी एक तरह से सेक्युलरिज्म फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से यूनिटी बनी हुई है। कल्चरल सिंथेसिस है जैसे ब्लेंडेड हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस, जैसे गुरु नानक देव जी, अमीर खुसरो। सो यहाँ पर आपको ब्लेंडेड ट्रेडिशनल सोर्सेज देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरडिपेंडेंस है। अब इकोनॉमिक यूनिटी है, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जैसे राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, असम का जो टी है वो हर कोई पीता है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको यूनिटी देखने को मिलती है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल। सो हिंदुस्तान हमारा, सो बेसिक जैसे स्लोगन्स लगाए गए जिसकी वजह से जो कम्युनलिज्म है और कॉलोनियलिज्म है हम उन्हीं दोनों को हराना चाहते थे। ऐसे ही मॉडर्न इंडिया में जो सॉफ्ट पावर है हमारी डाइवर्सिटी के वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज्ड है। बट कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कम्युनलिज्म, कई बार आपको राइट्स वगैरह देखने को मिले हैं। सो वहां पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे कोई ना कोई दाग तो आपको देखने को मिलता ही है। बट हाँ, शेयर्ड कल्चर्स आज भी आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टॉपिक 1 से ही है, व्हाट इज पिलग्रिमेज टूरिज्म, डू यू थिंक दिस कुड बी अ मॉडल फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन इन इंडिया। ना अगेन क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या है। काफी ज्यादा प्रमोट किया गया है, इवन सरकार के द्वारा भी इसको प्रमोट किया जाता है। क्या ये लीड कर सकता है यूनिटी में, तो वो क्वेश्चन है। ठीक है, सो अगेन आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या है, अ ट्रैवल अंडरटेकन फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्पसेस। ना ये कैसे कल्चरल इंटीग्रेशन कर सकता है, सबसे पहला पॉइंट है शेयर्ड सेक्रेड स्पेसेस। अब मान लीजिए कोई आप पिलग्रिमेज प्लेस पे जा रहे हैं, चाहे आप उस धर्म से बिलोंग नहीं भी करते हैं तब भी आप विजिट कर रहे हैं, तो एक तरह से आपका शेयर्ड कल्चर पोर्ट्रे होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दैट इज इंटर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, जैसे अजमेर शरीफ दरगाह ना, वहां पर सब विजिट करते हैं, चाहे हिंदूज हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे सिख्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो। ऐसे कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस द रीजन आपको देखने को मिलता है, जैसे चार धाम यात्रा, ऐसे ही वैष्णो देवी, गोल्डन टेम्पल, तिरुपति बालाजी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेक्शन होती है बहुत सारे लोगों की। इकोनॉमिक एंड सोशल लिंकेजेस देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट भी इसको काफी ज्यादा प्रमोट करती है। सो प्रसाद स्कीम हो गया, स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया। तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि ये पिलग्रिमेज टूरिज्म एक अच्छा आइडिया बन सकता है प्रमोट करने का, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। राइट, नेक्स्ट टॉपिक 2 से क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिज सिस्टम अमंग द ट्राइब्स, ऑल्सो अंडरलाइन द रीजंस लीडिंग टू दीज चेंजेस। सो रीजंस क्या है वो भी आपसे पूछा गया है, और ट्राइब्स में किस तरह से मैरिज जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, वो आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, सो अगेन वही है, ट्रेडिशनल ट्राइबल मैरिज पैटर्न क्या है, कैसे रिसेंट चेंजेस आए हैं और क्या रीजंस हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। सो आप देख सकते हैं मैरिज एक इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाता है ना। ट्रेडिशनल पैटर्न्स क्या था, क्रॉस कजन और लेवरेट सोरेट आपको मैरिजेस देखने को मिलती हैं।
सो जनरली जो गोंड्स हैं, ओरांव्स हैं या नागा ट्राइब्स हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता था। जैसे विडो रीमैरिज, लेवरेज जिसको हम बोलते हैं, एंश्योर्स विडोज प्रोटेक्शन विद इन क्लैन, राइट। ऐसे ही मैरिज बाय कैप्चर या इलोपमेंट, जो कि कॉमनली आपको भील संथल में देखने को मिलता है। ब्राइड प्राइस की अगर बात करते हैं तो ब्राइड वेल्थ, ये आपको जनरली अमंग नागाज एंड मूरिया गोंड्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पर चेंजेस आए हैं। चेंजेस कैसे? डिक्लाइन ऑफ मैरिज बाय कैप्चर एंड एक्सचेंज। तो नॉर्मल मैरिजेस आपको जो देखने को मिलती है वो आज इन ट्राइब्स में भी पेनिट्रेट कर चुकी हैं। शिफ्ट फ्रॉम ब्राइड प्राइस टू डाउरी, ब्राइड प्राइस से अब किस तरफ मूव कर गए हैं? डाउरी की तरफ मूव कर गए हैं। ऐसे ही इंक्रीज्ड मोनोगैमी आपको देखने को मिलती है। लीगल एज ऑफ मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन, सो गवर्नमेंट लॉज जो लाए गए हैं जो प्रोहिबिट करते हैं चाइल्ड मैरिज को, वो इंप्लीमेंट हुआ है। ऐसे इंटरकास्ट और इंटर ट्राइबल मैरिजेस बहुत कॉमनली आपको प्रैक्टिस होते हुए दिख रहे हैं। रोल ऑफ रिलीजन एंड कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, एंड इमर्जेंस ऑफ लव मैरिजेस देखने को मिल रहा है। और रीजंस क्या है? लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग्स दे रखी हैं, आर्टिकल 21 के तहत यू हैव द राइट टू मैरी। ऐसे ही एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न्स बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक चेंजेस हो रही हैं, अर्बनाइजेशन माइग्रेशन की वजह से इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। ऐसे ही रिलीजन और कल्चरल कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, एंड अवेयरनेस बढ़ी है, जिसकी वजह से ये आपको चेंजेस देखने को मिले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज कास्ट सिस्टम इन इंडिया गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ विद इट्स इंक्रीज्ड politicization. Do you agree with this statement? Substantiate your answer with relevant examples from the state of Himachal Pradesh. So हिमाचल प्रदेश का स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। So caste system in India has got a new lease of life with its increased politicization. So caste में आपको politicization देखने को मिली है। So क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप अग्री करते हो इससे, स्पेशली जब आपको हिमाचल प्रदेश के क्राइटेरियाज की बात करें। सो अगेन आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक्सपेक्टेड है टू वीकन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट अगर हम यहाँ पर जनरलाइज कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट से हुआ क्या है? फ्रॉम सोशल हायरार्की हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी पे मूव कर चुके हैं, स्पेशली जब हम मंडल कमीशन की बात करते हैं, उसके बाद से काफी ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हुआ है। ऐसे ही वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। राइज ऑफ कास्ट बेस्ड पार्टीज जैसे बीएसपी, आरजेडी, पीएमके, यहाँ पर आपको राइज देखने को मिला है। स्पेशली जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो डोमिनेंस ऑफ अपर कास्ट इन पॉलिटिक्स देखने को मिला है, जैसे राजपूत एंड ब्राह्मण्स। ऐसे ही एससी मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो एससीज दे कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ हिमाचल पॉपुलेशन। सो रिजर्वेशन करी गई है पंचायत और असेंबलीज में, विच हैज स्ट्रेंथन देयर पॉलिटिकल विजिबिलिटी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एसटी पॉलिटिक्स, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, यहाँ पर ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट्स कही जाती हैं, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन आपको मेजोरिटी में देखने को मिलती है। सो दे हैव फोकस्ड ऑन आइडेंटिटी बेस्ड अपील्स, राइट। रिजर्वेशन डिबेट्स आपको देखने को मिलती है, लोकलाइज्ड कास्ट डायनामिक्स हैं, राइट ना। क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है? देखो पॉजिटिव साइड क्या है, जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट एग्जिस्ट करती थी उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिली है। बट नेगेटिव साइड की अगर बात करते हैं तो ये रीइंफोर्स करता है किसको? कास्ट आइडेंटिटीज को। सो कास्ट के बेसिस पे जो डिस्टिंक्शंस आपको देखने को मिल रही है, जो सेग्रीगेशन देखने को मिल रही है, वो रीइंफोर्स हो जाती है। तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक 3 से क्वेश्चन पूछा गया है, विमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस। सो क्रिटिकली एग्जामिन द जेंडर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। डू यू थिंक लीगल मेजर्स आर इनफ फॉर विमेन एम्पावरमेंट और वी नीड आल्सो टू इन्वेस्ट इन सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स? सो बेसिकली क्वेश्चन सिंपल सा है, उन्होंने बोला जेंडर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया। क्या आपको लगता है कि जो विमेन एम्पावरमेंट के लीगल मेजर्स लिए गए वो इनफ है या फिर सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स बनाने की जरूरत है? ठीक है, सो अगेन आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, अगर हम स्पेसिफिकली जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर किसकी बात हुई है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो अनइक्वल है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, राइट। सो जेंडर एज अ डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पहला सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। सो जेंडर रोल्स यहाँ पर डिफाइन करे जाते हैं पेट्रियार्की को डिटर्मिन करते हुए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, अगर हम डेटा की बात करते हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में सिर्फ 25% जो है वो विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऐसे ही जब हम एजुकेशन इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दो लिटरेसी गैप इज नैरोइंग, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारी इलिटरेसी आपको देखने को मिलती है, स्पेशली अमंग विमेन। ना पॉलिटिकल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, सिर्फ 14% एमपीज आपको देखने को मिलते हैं। इंटरसेक्शनलिटी की बात करते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसमें भी मोस्ट वल्नरेबल कौन बन जाता है? विमेन, राइट ना। लीगल मेजर्स क्या लिए हैं? अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, लेजिस्लेशंस बहुत सारी बनाई हैं, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट,
पॉश एक्ट एंड सो एंड सो फोर्थ। अचीवमेंट्स भी हैं बट कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे इंप्लीमेंटेशन गैप्स आज भी आपको देखने को मिलते हैं, सोशल रेजिस्टेंस आज भी देखने को मिलता है, पेट्रियार्की आज भी आपको कॉमनली प्रैक्टिस होती हुई दिखती है ना। यस, देयर इज अ नीड कि हम सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, जैसे कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखने को मिलता है। सो चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड माइंडसेट्स इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एजुकेशन एंड मीडिया इसमें काफी ज्यादा रोल प्ले कर सकती है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है और ग्लोबल लेसन लेने की जरूरत है। सो इसीलिए हम ग्लोबल अवेयरनेस की तरफ मूव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 2020 मेंस क्वेश्चंस। सो टॉपिक 1 से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगेन इजी क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ फेयर एंड फेस्टिवल्स आर ट्रू एग्जिबिटर ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। आप कह सकते हैं एक तरह से रेपिटेशन है, क्योंकि पिलग्रिमेज टूरिज्म पूछा गया था, अब वही क्वेश्चन है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स कैसे। सो रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी, जैसे कुंभ मेला आपको देखने को मिलता है। सोशल कोहेजन और कम्युनिटी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है, जैसे पुष्कर मेला हो गया, सोनीपुर फेयर। ऐसे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डायमेंशन, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक एक्सप्रेशन, जैसे ओनम कथकली हो गया, नवरात्रि गरबा हो गया। ऐसे कल्चरल सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है। सो अगेन 4 मार्कर क्वेश्चन था, नॉट लंबा क्वेश्चन। आज आपको 8 और 12 मार्क का देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले 4 मार्कर्स एग्जिस्ट करते थे, तो ये छोटे वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको मेजरली एग्जाम्पल्स ही कोट करने थे। नेक्स्ट टॉपिक 2 से क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डू रूल्स ऑफ डिसेंट एंड अलायंस ऑफ किनशिप डिफर फ्रॉम ईच अदर, इलस्ट्रेट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये इलस्ट्रेट करना है आपको। तो किनशिप की अगर बात करते हैं तो इट इज अ वेब ऑफ रिलेशंस थ्रू ब्लड एंड मैरिज, जिसको अफिनल एंड कंसैंग्विनस कहा जाता है। सो अगर हम रूल्स ऑफ डिसेंट की बात करते हैं तो पहला है यूनिलिनियल डिसेंट। सो एक पैट्रिलिनियल होता है और एक मैट्रिलिनियल होता है, उसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये वाला क्वेश्चन मोर ऑफ स्टैटिक इन नेचर है। बाइलिनियल डिसेंट की बात करते हैं, लीनियज ट्रेस फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो इनहेरिटेंस, सक्सेशन और रेजिडेंस आपको देखने को मिलता है। रूल्स ऑफ अलायंस की बात करते हैं तो मैरिज अलायंसेस आपको देखने को मिलते हैं, एंडोगामी, एक्सोगामी। अलायंस एज सोशल बॉन्ड्स आपको देखने को मिलता है। अगेन अ 4 मार्कर क्वेश्चन। सो छोटा क्वेश्चन था बट यस इट वाज स्टैटिक इन नेचर, राइट। इसके बारे में हम स्टैटिक में रीड करते हैं। टॉपिक 3 से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, व्हाई इज जेंडर अ डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट with other dimensions of inequality based on class, race and ethnicity. As I told you, gender stratification तो exist करती है, साथ ही साथ जो most vulnerable section है उसमें भी सबसे ज्यादा vulnerable कौन हो जाता है, that is women. तो मान लीजिए अगर मैं आज कास्ट की बात कर रही हूँ, एससी की बात कर रही हूँ, तो एससी विमेन जो होगी वो ज्यादा आपको वल्नरेबल देखने को मिलेगी। सो क्वेश्चन सिमिलर टर्म्स पे है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई अगर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं तो वो डिवाइड करता है अनइक्वल रेस में। सो जेंडर एज स्ट्रैटिफिकेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है, पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, सोशल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, एंड इवन वायलेंस एंड इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। आपको डेटा भी दिया गया है, ये सारा रीसेंट डेटा है बच्चे, ठीक है, दीज आर ऑल आर रीसेंट डेटा। दो क्वेश्चन 2020 का है लेकिन रीसेंट डेटा यहाँ पर ऐड किया गया ना। इंटरसेक्शनैलिटी, जेंडर प्लस क्लास की अगर बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू क्लासेस में सेग्रीगेशन देखने को मिलती है, उसमें भी मोस्ट वल्नरेबल कौन बन जाती है, जेंडर, दैट इज विमेन। सो आप देख सकते हैं फीमेल फार्म लेबरर्स इन बिहार। ऐसे ही जेंडर और कास्ट की बात करते हैं, जो दलित वुमेन है दे फेस मोर डिस्क्रिमिनेशन, राइट। सो एग्जांपल मैनुअल स्कैवेंजिंग लार्जली डन बाय दलित वुमेन। ऐसे ही जेंडर और रेस की बात करते हैं, सो आप देख सकते हैं लैटिन अमेरिका, इंडिजिनस वुमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम लैंड राइट्स। तो यहां पर आपको इंटरसेक्शनैलिटी देखने को मिलती है। क्लैरिटी है। टॉपिक 5 से क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन है। सो डिफरेंटली एबल्ड के बारे में पूछा गया है, हैव बीन एबल टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है। सो अगर हम राइट्स बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं, सो हाउ राइट्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो पहले लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट करी है। ऐसे ही राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट आपको देखने को मिलता है 2016 का। एजुकेशनल इंक्लूजन करी गई है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान में, और सुगम्य पुस्तकालय बनाई गई है। ऐसे ही इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स दी हैं, जैसे जब हम यहाँ पर राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट की बात करते हैं तो वहां पर रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है। ऐसे ही एक्सेसिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन की बात की गई है, और हेल्थ एंड सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 2019 का क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सो 2019 में आप देख सकते हैं टॉपिक 1 से सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से पूछा गया क्वेश्चन। करप्शन हैज बिकम एन ऑल परवेसिव फिनोमेना इन आवर सोसाइटी, discuss the main causes and consequences of it in the development of our society। ना सोसाइटी को मर्ज किया गया है गवर्नेंस से ना, करप्शन एज अ टॉपिक आप गवर्नेंस में ज्यादा पढ़ते हैं बट करप्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
तो करप्शन और किससे क्वेश्चन पूछा गया है, सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी में आपको क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इवेंचुअली आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आप डिफाइन करेंगे करप्शन को। तो कॉजेज क्या है, स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं। पहला रेड टेपिज्म है, एक्सेसिव रेगुलेशंस लगाई गई हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स की वजह से आपको देखने को मिलता है। अब कोई चेक करने के लिए नहीं है, तो मतलब वीक इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, जैसे स्पीड मनी, जिसको गिफ्ट मनी भी कहा जाता है। सो बेसिकली आप गिफ्ट कल्चर की वजह से पेट्रन क्लाइंट नेटवर्क्स बनाते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक कॉस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे 2G स्कैम हुआ, किसकी वजह से, करप्शन ही तो था। ऐसे ही पुअर सर्विस डिलीवरी आपको देखने को मिलती है। सो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स इंडिया लूजेस अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ जीडीपी इन करप्शन ओनली, ठीक है। तो फैक्ट्स के साथ आपको कोट करना है। इरोजन ऑफ ट्रस्ट होता है, पब्लिक ट्रस्ट नहीं बन पाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड करता है एंड सोशल इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है। क्लैरिटी है। टॉपिक 2 से क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सो अब आप देख सकते हैं 2019 से 2019 तक आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे जो ज्यादा डायनेमिक नहीं थे, लेकिन 2020 के बाद आपको देखने को मिला है जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो बिल्कुल प्योर करंट अफेयर ओरिएंटेड हो गया, राइट। नाउ एक्सप्लेन द रूल्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैरिज एंडोगामी एक्सोगामी के बारे में बताना है। तो एंडोगामी की डेफिनेशन लिखिए, फॉर्म्स लिखिए, कास्ट एंडोगामी, सबकास्ट एंडोगामी एंड ट्राइबल एंडोगामी। क्या फंक्शंस हैं, क्या क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलते हैं। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन था। एक्सोगामी, गोत्र एक्सोगामी, प्रवर एक्सोगामी, विलेज एक्सोगामी एंड पिंड एक्सोगामी। बच्चे ये हम सब स्टैटिक में पढ़ते हैं, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी आपको इशू होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका 2018 के मेंस क्वेश्चन। टॉपिक 2 से क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। नाउ कैन यू सी, नाउ द क्वेश्चंस आर मोर स्टैटिक इन नेचर। सो 2019 से आप कह सकते हैं, 2019 के पहले के जो भी पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं दे वर मोर ऑफ स्टैटिक इन नेचर। 2020 के बाद डायनामिसिटी आई है जहां पर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नाउ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब किस किस के बेसिस पे हम सोशली स्ट्रैटिफाई करते हैं, एक तो कास्ट के बेसिस पे करते हैं, दूसरा क्लास के बेसिस पे करते हैं, तीसरा जेंडर के बेसिस पे करते हैं, चौथा रिलीजन के बेसिस पे करते हैं, नहीं ये तो दूसरा सब्जेक्ट, रिलीजन के बेसिस पे करते हैं, एथनिसिटी के बेसिस पे करते हैं और ट्राइब के बेसिस पे करते हैं, राइट। ऐसे ही एजुकेशन के बेसिस पे भी हम स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो स्ट्रैटिफिकेशन के लिए अगर आप इतने 7 पॉइंट्स नहीं लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट, राइट। नाउ अगेन 4 मार्क क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, फैमिली एंड किनशिप इन इंडिया। नाउ अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपसे पूछा गया क्या चेंजेस हो रहे हैं, किसमें, मैरिज में, फैमिली में और किनशिप में, राइट। नाउ बेसिकली अगर हम मैरिज, फैमिली और किनशिप की बात करते हैं, ये कोर इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। तो हमारे टॉपिक 2 में आपको ये तीनों एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है चेंजेस इन मैरिज। ना इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस आपको कॉमनली प्रैक्टिस होती हुई दिख रही हैं। सेम शिफ्ट फ्रॉम अरेंज टू लव मैरिजेस आपको देखने को मिल रहा है। डाइवोर्स रेट्स नाउ हैज बीन इंक्रीजिंग एंड लेट मैरिजेस हो गई। पहले आपको अर्ली मैरिजेस देखने को मिलती थी, लेकिन आज आपको लेट मैरिजेस देखने को मिलते हैं। तो ये शिफ्ट आया है मैरिजेस में। ऐसे चेंजेस फैमिली स्ट्रक्चर में कैसे हुए हैं, जॉइंट फैमिली से अब न्यूक्लियर फैमिलीज बन चुकी हैं। आपको इमर्जेंस देखने को मिल रही है एक्सटेंडेड और मॉडिफाइड फैमिलीज में। जेंडर रोल्स अलग हो गए हैं। पहले क्या होता था, घर का काम किसका है, मम्मी का, और बाहर का काम किसका है, पापा का। सो बेसिकली अब ये जेंडर रोल्स रिवर्स हो रहे हैं, राइट। ऐसे ही न्यू फैमिली फॉर्म्स आपको देखने को मिली है। चेंजेस इन किनशिप कैसे हैं, पहले आपको कास्ट बेस्ड किनशिप नेटवर्क्स देखने को मिल रहे थे, अब वो वीकन हो रहे हैं। तो कास्ट आइडेंटिटीज थोड़ी डाइल्यूट हो रही है, तो खत्म नहीं हुई बट डाइल्यूट हो रही है। शिफ्ट इन इनहेरिटेंस पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से जो ये कम्युनिटी कंट्रोल है, जैसे खाप पंचायत का कंट्रोल अब कम हो रहा है, राइट। सो ये आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं किनशिप में। टॉपिक 3 से क्वेश्चन पूछा गया है, विमेन एम्पावरमेंट। Briefly discuss the relationship between social justice and empowerment of women. Again a very straightforward question. So आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आई एम सॉरी, सोशल जस्टिस बेसिकली इंप्लाई करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल जस्टिस एंड विमेन एम्पावरमेंट क्या है,
एजुकेशन क्या बन सकता है, एक लेवलर बन सकता है। सो एजुकेशन धीरे धीरे करके इंप्रूव हुई है एंड एजुकेशन जो बैरियर सोशल इनजस्टिस में आ रहा था उसको पार करने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, जैसे विमेन सरपंच इन राजस्थान लीडिंग टू हायर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ऐसे ही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ गई है, जैसे मनरेगा की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स कौन है, विमेन है, राइट। ऐसे ही लीगल सेफगार्ड्स और इंटरसेक्शनैलिटी आपको देखने को मिलती है। टॉपिक 4 आपको देखने को मिलता है चाइल्ड राइट से। नाउ कैन यू सी, पहली बार अब आपको टॉपिक 4 देखने को मिल रहा है, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टॉपिक 4 लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कम क्वेश्चंस टॉपिक 4 से ही पूछे गए। नाउ इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ आरटीई, आरटीई के क्या मेन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो आरटीई की अगर बात करते हैं तो मेन फीचर्स में बच्चे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है 6 to 14 ईयर्स की, नेबरहुड स्कूल्स, रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स, ऐसी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को भी कोई भी डाउट होगा। आरटीई पे अब क्वेश्चन ना पूछ के क्वेश्चन किस पे पूछा जा सकता है, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। सो जैसे ही हम सेशन को एंड करेंगे मैं वहां पर आपको मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स भी बताऊंगी किससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, बैन ऑन कैपिटेशन फी एंड सो एंड सो। दूसरा है व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, कमेंट। सो अगेन 2018 का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 4 मार्क का क्वेश्चन था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आज के जमाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ चाइल्ड राइट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये डेटा यूटिलाइज कर सकते हैं। चिल्ड्रन अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टिट्यूट 39% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है ना। बेसिकली करंट सिनेरियो क्या है, राइट टू एजुकेशन दे रखा है, राइट टू प्रोटेक्शन है अंडर द पॉक्सो एक्ट, जिससे कि हम सेफ गार्ड कर पा रहे हैं चिल्ड्रन का फ्रॉम अब्यूज, राइट टू हेल्थ दे रखी है, राइट टू पार्टिसिपेशन एंड चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्शन प्रोहिबिट करने की बात की गई, राइट। सो ये आपको राइट्स देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग चिल्ड्रन इन इंडिया। नाउ टॉपिक 5 से क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ लीगल प्रोविजंस ऑन डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स आपको देखने को मिलता है, एज आई टोल्ड यू राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज एक्ट आपको देखने को मिलता है 2016 का, जिसमें रिजर्वेशंस इन जॉब्स एंड एजुकेशन को बढ़ाया गया है, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज किया गया है बाय सुगम्य भारत अभियान, ऐसी पॉलिटिकल और इंक्लूजन करी है एंड इवन फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन की तरफ भी हम मूव कर रहे हैं, राइट। सो दिस वाज 2018, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको 2018 में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स 2017। नाउ 2017 के क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक 2 से पूछा गया है, डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम। सो अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टैटिक पोर्शन है ना, किनशिप को आपको डिफाइन करना है, उसके बाद मीनिंग, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट एंड फंक्शंस आप देख सकते हैं ना। अगेन यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ किनशिप पूछा गया है, तो 2 तरह के, एक ब्लड बेस्ड होता है जिसको कंसैंग्विनस कहते हैं, और एक होता है मैरिज बेस्ड जिसको अफीनल कहते हैं, राइट। सो कंसैंग्विनस एंड अफीनल किनशिप्स आपको देखने को मिलती है। बेस्ड ऑन लीनियज एंड डिसेंट की अगर बात करते हैं, पैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल और बाइलिनियल आपको देखने को मिलती है। बेस्ड ऑन रेजिडेंस आफ्टर मैरिज, सो इट इज पैट्रिलोकल, या तो फादर की साइड पे जाते हैं, मतलब मेल की साइड पे जाते हैं, मैट्रिलिनियल मतलब फीमेल की साइड पे जाते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं हम नियोलोकल, ये आजकल आपको देखने को मिल रहा है। मैरिज के बाद दोनों ही मेल एंड फीमेल अपना घर छोड़ के एक नया रेजिडेंस लेते हैं, दिस इज नोन एज नियोलोकल, राइट। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ क्लोजनेस, प्राइमरी किन, सेकेंडरी किन और टर्शरी किन आपको देखने को मिलता है। बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी की अगर बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव किनशिप एंड क्लासिफिकेटरी किनशिप आपको देखने को मिलता है, राइट। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, बेसिकली ये रेगुलेट करता है मैरिज को, डिटर्मिन करता है इनहेरिटेंस को, और रिचुअल और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये किनशिप के बेनिफिट्स हैं, राइट, क्लैरिटी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, गिव योर कमेंट्स ऑन कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस इन इंडिया। नाउ आपसे कॉजेस पूछा है, क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही हैं, और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। सो अगेन आप इंटरकास्ट मैरिजेस को डिफाइन कर सकते हैं ना। कॉजेस क्या है, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स दे रखे हैं, एज आई टोल्ड यू आर्टिकल 21 के तहत आपको राइट टू मैरी दिया हुआ है, तो इसीलिए आप स्पेशल मैरिज एक्ट भी दिया हुआ है जिसमें आपको इंटर रिलीजियस मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस देखने को मिल रही है। एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी की वजह से, एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस आई है जिसकी वजह से आपको लव मैरिजेस नॉर्मली, इंटरकास्ट मैरिजेस नॉर्मली कॉमनली देखने को मिल रही है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिविजुअलिज्म एंड लव मैरिजेस इंक्रीज हो रहे हैं ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, देखो 2 में इसको डिवाइड कर सकते हो, व्हाट आर द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हाट आर द नेगेटिव। ना पॉजिटिव क्या है, सोशल इंटीग्रेशन हुआ है,
यहाँ पर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आपको देखने को मिला है, मॉडर्नाइजेशन हुई है सोसाइटी की ना। नेगेटिव क्या है, सोशल बैकलैश आपको देखने को मिलता है, सोशली उन कपल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ऐसे ही फैमिली एंड कम्युनिटी प्रेशर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति वहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो खाप पंचायत ने इनको इनवैलिड करार दिया था। ऐसे ही लिमिटेड रूरल पेनिट्रेशन है, अर्बन एरियाज में तो कॉमनली प्रैक्टिस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी प्रैक्टिस नहीं हुई, राइट। सो देन यू कैन डू द कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है हाउ डू रिलीजियोसिटी कन्वर्ट इनटू कम्युनलिज्म, गिव योर कमेंट्स ऑन इट विद सूटेबल एग्जांपल्स। नाउ कैन यू सी रिलीजियोसिटी पे 2024 पे क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी हम कौन सा कर रहे हैं 2017 का क्वेश्चन, राइट। सो रिलीजियोसिटी पे अब डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया, लेकिन रिलीजियोसिटी पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने ये कहा है कि अगर राइजिंग रिलीजियोसिटी है, मतलब रिलीजन की तरफ लोग लीन कर रहे हैं, तो इट वुड इवेंचुअली लीड टू व्हाट, कम्युनलिज्म, राइट। सो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगेन रिलीजियोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं, रिलीजियोसिटी से कम्युनलिज्म की तरफ कैसे मूव कराता है। नाउ पहला क्या है, नैरोइंग ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी पे आप फोकस करने लग जाते हैं, जहां पर ये कहते हैं कि मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी तुम्हारी आइडेंटिटी से डिफरेंट है, सो इट विल लीड टू कम्युनलिज्म, राइट। एग्जांपल जैसे पीसफुल रिलीजियस फेस्टिवल्स टर्निंग इनटू कॉम्पिटिटिव डिस्प्लेज। ऐसे ही पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन अगर होता है तो भी कम्युनलिज्म की तरफ लीड करता है। सोशियो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, जैसे 1992 का बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एंड एंस्यूइंग राइट्स। ऐसे हिस्टोरिकल स्टीरियोटाइपिंग है और प्रेजुडिसेस है। रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एंड मीडिया, मीडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सेंसेशनलाइजेशन जब की जाती है न्यूज की, इट कैन लीड टू कम्युनलिज्म, राइट। इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है, आपका जो सोशल कोहेजन है वो इरोड होगा, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी थ्रेट में आ जाएगी, वॉयलेंस ज्यादा हो जाएगा, एंड इकोनॉमिक कॉस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। नाउ वे फॉरवर्ड आप आराम से लिख सकते हैं, देन यू कैन राइट द कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है दैट इज डिस्कस द यूनिवर्सल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंट अप्रोचेस टू इट। अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यूनिवर्सल बेसिस पूछा है, यूनिवर्सल बेसिस में अगर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास कम रिसोर्सेज होंगे, तो हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही पावर एंड अथॉरिटी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पावरफुल पोजीशंस हैं, किन्हीं के पास नहीं होगी। ऐसे ही प्रेस्टीज एंड सोशल ऑनर, सो आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशंस, कास्ट, एथनिसिटी एंड रिलीजियस स्टेटस अकॉर्ड वेरिंग लेवल्स। डिविजन ऑफ लेबर ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे प्रीस्ट्स, वॉरियर्स, प्रोड्यूसर्स, यहां पर आपको सेग्रीगेशन देखने को मिलती है, जो एक स्पेसिफिक काम ही करते हैं। ऐसे ही एस्क्रिप्टिव एंड अचीव्ड स्टेटस, एस्क्रिप्टिव मतलब जो बाय बर्थ मिला है, जैसे कास्ट हो गया, क्लास हो गया, है ना, सॉरी कास्ट हो गया या रिलीजन हो गया। और जो आपका अचीव्ड है, अचीव्ड का मतलब क्या है, जो आप अपनी जिंदगी में अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास को चेंज कर सकते हैं, मान लो आप पुअर स्ट्राटा से बिलोंग करते थे, लेकिन आपने बहुत मेहनत करी, अब आप कहाँ आ चुके हैं, मिडिल या अपर मिडिल क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज अचीव्ड। क्लैरिटी है ना। अप्रोचेस टू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच है और एक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है। देखो फंक्शनलिस्ट अप्रोच किसने दी है, डेविस एंड मूर ने दी है। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि भाई स्ट्रैटिफिकेशन ना जरूरी है। क्यों जरूरी है, मान लो आज प्रीस्ट अपना प्रीस्ट का काम ना करे, या जो लेबर फोर्स है वो लेबर फोर्स अपना काम ना करे, क्या सोसाइटी पीसफुल रह पाएगी, नहीं। तो इसीलिए दिस इज फंक्शनलिस्ट अप्रोच। एक कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट कार्ल मार्क्स ने दिया है, जहां पर यह कहा गया कि जो पावरफुल पोजीशन में बैठे हैं ना, वो एक्चुअली में किसको दबाएंगे, जो जिनके पास पावर नहीं है। तो उन्होंने बोला बोर्जो और प्रोलेटेरिएट, दो ऐसे ग्रुपिंग्स हैं जिसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। सो दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। ऐसे ही वेबेरियन अप्रोच आपको देखने को मिलती है, जो कि मल्टी डायमेंशनल है, दैट इज बेस्ड ऑन क्लास, स्टेटस एंड पावर। अदर अप्रोचेस आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो यू कैन कट इट ऑफ हियर, ठीक है। ओके, देन यू कैन कंक्लूड योर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक 5 से क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्संस ऑफ सोसाइटी जस्टिफाइड, कमेंट ऑन इट। अगेन सिमिलर क्वेश्चन आप देख सक रहे हैं, टॉपिक 5 में आपको सिमिलर क्वेश्चंस ही देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली उन्होंने पूछा कि भाई गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं क्या वो पूरे हैं, क्या उसमें कमी कोई एग्जिस्ट करती है, तो आप वे फॉरवर्ड लिखिए। तो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स दिए हैं, ऐसे ही इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी मेजर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स दिए हैं, बट क्या ये मेजर्स जस्टिफाइड हैं,
तो आप देख सकते हैं जस्टिफिकेशन के लिए पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स लिख दोगे। पॉजिटिव्स क्या लिखोगे, हाँ ये राइट्स बेस्ड अप्रोच की तरफ मूव कर रहा है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रही है। लिमिटेशंस कैसे लिख सकते हो कि इंप्लीमेंटेशनल गैप्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, अवेयरनेस और स्टिग्मा, सोशल एक्सेप्टेंस आज भी इनकी नहीं है। ऐसे ही फ्रैगमेंटेड बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं और काफी ज्यादा आपको अर्बन रूरल डिवाइड देखने को मिल रहा है। अर्बन एरियाज में तो फिर भी बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं कि रूरल एरियाज में जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव्स। लास्ट 2016 की अगर बात करते हैं तो टॉपिक 1 से पूछा गया है, एक्सप्लेन इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। सो डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ठीक है, ये पूछा है। गिव सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सो आप इंडिया के बारे में लिख सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी एक तरह से आपके इंडिया को प्रिस्क्राइब करता है। सो जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बेसिकली डिस्पाइट एनॉर्मस डाइवर्सिटी, हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत सारी है लेकिन हम फिर भी क्या है, यूनाइटेड है। सो आप देख सकते हैं रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, फेस्टिवल्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री हम मनाते हैं, कल्चरल सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है, नेशनल सिंबल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती है, फ्रीडम स्ट्रगल हमारा है। बट डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बात करते हैं तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल यूनिटी देयर एग्जिस्ट रिच इंटरनल डाइवर्सिटी, आज भी रिच इंटरनल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ऐसे ही कल्चरल एंड रीजनल वेरिएशंस आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कथकली ऑफ केरला, बिहू ऑफ असम एंड छाऊ ऑफ ओडिशा। ऐसे ही एथनिक एंड ट्राइबल डाइवर्सिटी है, 700 ट्राइब्स विद यूनिक कस्टम्स आपको कोएग्जिस्ट होती हुई दिखती हैं। क्विजीन्स, ड्रेस पैटर्न्स इतने डिफरेंट हैं लेकिन फिर भी हम क्या है, यूनाइटेड। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स के साथ कोट करना था। अगेन इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन की आपको डेफिनेशन लिखनी है एंड इसका इंपैक्ट लिखना है इंडियन सोसाइटी पे क्या हुआ। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल आपको डायमेंशंस में एक कोहेसिवनेस देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अब इंपैक्ट क्या हुआ है, दो में डिवाइड कर सकते हो, व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स। नाउ पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, जीडीपी इंक्रीज हुई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिली है, मिडिल क्लास का राइज आपको देखने को मिल रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, कंजम्पशन बढ़ी है। ऐसे ही कल्चरल एक्सचेंज और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आपको देखने को मिल रहा है। सो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी स्टेट से ना बिलोंग करके वो बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन मैन बन चुका है। ऐसे ही मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की एम्पावरमेंट आपको देखने को मिली है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, बट कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं, जैसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, हर कल्चर वेस्टर्नाइज्ड ही होना चाह रहा है तो उसकी वजह से जो अपने लोकल कल्चर्स थे वो फेड आउट होते जा रहे हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हुई है, जॉब इनसिक्योरिटी है, इरोजन ऑफ लोकल आइडेंटिटीज, सोशल फ्रैगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से आपको कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। क्लैरिटी है। टॉपिक 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ टॉपिक 2 पे अगर हम पहुंचे, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली से। क्रिटिकली एग्जामिन द एनिमिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ रिलीजन। अगेन स्टैटिक में बच्चे हम दोनों ही पढ़ते हैं ना। एनिमिस्टिक की अगर बात करते हैं, सो एनिमिस्टिक की अगर हम बात करें तो दैट इज गिवन बाय टाइलर। ना कोर आइडिया क्या है कि एनिमिज्म, बिलीफ क्या है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में है, ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या एग्जिस्ट करता है, सोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो फिनोमिना एंड ह्यूमन बीइंग्स पोजेस सोल्स एंड स्पिरिट्स। ठीक है, कि भाई जो हमारा देह है, जो बेसिकली बॉडी है, वो तो खत्म हो जाएगी एक दिन, लेकिन जो हमारी सोल है वो क्या है, अमर है। हर चीज में आपको क्या देखने को मिलती है, सोल देखने को मिलती है। सो चाहे फिर वो कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे कोई फिनोमिना हो, वहां पर आपको सोल देखने को मिलती है। राइट, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज नेचुरलिस्टिक की, तो नेचुरलिस्टिक बेसिकली क्या है, जो रिलीजन है वो इमर्ज करता है प्रिमिटिव ह्यूमन से, ऑफ ऑ एंड फियर ऑफ नेचुरल फोर्सेस। सो नेचुरल फोर्सेस से वो डरते थे, जैसे विंड, बारिश। आज भी आपको देखने को मिलता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम पूजते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूर्य, सन की आज भी हम पूजा करते हैं। ऐसे आज भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो नेचुरल फोर्सेस से वो डर की वजह से उन्होंने बोला कि ये सुपर पावर एग्जिस्ट करती हैं, उसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक थ्योरी। ये किसने दी है, मैक्स म्यूलर ने दी है। ठीक है, सो अगेन स्ट्रेंथ्स एंड क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, देन द क्रिटिकल इवैल्यूएशन। टॉपिक 3 आपका एग्जिस्ट करता है, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस। सो क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉलिसीज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया।
नाउ डिस्क्राइब करना है पॉलिसीज के बारे में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ऐसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस, मैटरनिटी बेनिफिट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, पोस्ट निर्भया। तो बहुत सारे हमने लॉज बनाए हैं। ऐसे ही नेशनल पॉलिसीज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मेजर स्कीम्स आप लिख सकते हैं। देखो जो स्कीम्स आपके न्यूज में हो, जो आपको याद हो, वो आप आराम से कोट कर सकते हैं, राइट। नाउ क्रिटिकल कमेंट्स क्या है, देखो पॉजिटिव चैलेंजेस एग्जिस्ट करेंगे। ना पॉजिटिव्स क्या है, धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़ी है, धीरे धीरे करके जो भी लॉज बनाए गए हैं वो किसके बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं, जेंडर इक्वालिटी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इसके चैलेंजेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आज भी आपको देखने को मिलता है लूप होल्स, वीक इंप्लीमेंटेशन है। आज भी जो हमने लॉज बनाए हैं वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हम नहीं कर पा रहे, राइट। सो उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही चाइल्ड राइट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, हाईलाइट ब्रीफली द कंपोनेंट्स ऑफ आरटी रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द एससीज। तो स्पेसिफिकली एससीज पे पूछा है, ठीक है, तो उसी का आपको डेटा भी यहाँ पर बताना है। सो आप देख सकते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी है सभी के लिए। ऐसे ही रिजर्वेशन टू प्राइवेट स्कूल्स 25 सीट्स रिजर्व्ड हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ऐसे ही नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन, तो स्पेशली एससी एसटी के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेबरहुड स्कूल्स एंड एक्सेस की बात की गई है, तो जो भी स्टेट्स हैं, इट मैंडेट्स द स्टेट्स टू एस्टैब्लिश स्कूल्स विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस टू इंश्योर ऐसी पॉपुलेशन दैट कैन रीच देयर। क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है आउट ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रन को, तो यहाँ पर जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उसको केटर किया जाए, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, राइट। सो दीज वर द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस। ये 2016 के आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब जो आपका मेंस आने वाला है तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं डायसेक्शन ऑफ सिलेबस की अगर बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या थ्रेट्स हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे डिस्कस हाउ इंडिया मेंटेन्स यूनिटी अमिस्ट डाइवर्सिटी, तो क्वेश्चंस का लेवल यही था, इसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगेन अब आपको डायनेमिक क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे ही सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली मैरिज की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड थीम्स कैसी होंगी, जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया इज डिसइंटीग्रेटिंग, है ना, एनालाइज करने को बोला जा सकता है कि रोल ऑफ किनशिप क्या रहा है इन रेगुलेटिंग द मैरिज, स्पेशली जब हम प्रेजेंट सोसाइटी की बात करते हैं। कैसे रिलीजियोसिटी ट्रांसफॉर्म कर रही है किसको, कम्युनलिज्म की तरफ मूव कर रही है, आज के इंस्टेंसेस से बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड थीम्स आप पूछ सकते हैं, जैसे आर द करंट पॉलिसी सफिशिएंट, जो पॉलिसीज चल रही है क्या सफिशिएंट है, क्या ट्रू एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो ऐसे थीम्स आपसे पूछे जा सकती हैं। इवेंचुअली चाइल्ड राइट्स की अगर बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन पे तो काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली क्या पूछा जा सकता है, इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी टॉपिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह से ये चाइल्ड राइट्स को एनहांस कर रही है, राइट। सो जो करंट अफेयर्स में है दैट बिकम्स क्रूशियल। लास्ट राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड की बात करते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं क्रिटिकली एनालाइज वेदर इंडियाज पॉलिसी फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्संस इंश्योर ट्रू इंक्लूजन, क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016 किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारे पीडब्ल्यूडीज को, राइट। सो क्वेश्चन जो अब पूछे जाएंगे, थीम्स यही रहेंगी बच्चे, थीम्स डिफरेंट नहीं होंगी, बट इन थीम्स से आपसे इंटरसेक्शनैलिटी, मतलब अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पर प्रॉपर इंक्लूजन कर पाए, क्या जो पर्संस विद डिसेबिलिटीज विमेन है क्या हम उनको इंक्लूड कर पा रहे हैं। तो इन्हीं थीम्स पे आपको इंटरसेक्शनैलिटी देखने को मिलेगी। सो इन फ्यूचर जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट वुड बी डायनामिक, एंड एज वी हैव सीन 2020 के बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डायनामिक ही हैं। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि जो इस बार का आपको HAS मेंस देखने को मिलेगा वहां पर भी आपको डायनामिक पोर्शन ही देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।